हेलो गाइस, हाय एवरीवन। और थर्ड चैप्टर को ख़त्म करने के बाद हम शुरू कर रहे हैं आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर नंबर 5। और जो मेटल नॉन मेटल के जितना ही इम्पोर्टेंट और उतना ही कंसेप्चुअल रहने वाला है। अगर आप समझते हुए चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा, ठीक है। और स्कोरिंग चैप्टर भी है। तो देखिए, कार्बन और इस कंपाउंड की हम बात करते हैं। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के बारे में, है ना। तो आप मेटल नॉन मेटल में आप पढ़ के आए हो कि जो कार्बन होता है वो हमारी पीरियोडिक टेबल में आता है ना। इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं, इसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कार्बन नॉन मेटल है, आप लोगों ने पढ़ा अभी जस्ट मेटल नॉन मेटल में कि कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। वो कार्बन हमारे अर्थ पे, मतलब हमारे इस प्लानेट पे, अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। बताओ किस किस फॉर्म में, जिन जिन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, पाया जाएगा, वो कहलाएंगे उसके एलोट्रोप्स। तो आप तो जानते हैं हमारी जो पेंसिल की जो पेंसिल की जो जिससे हम लिख पाते हैं, उसके अंदर जो पेंसिल की जो लकड़ी का पार्ट होता है, उसके अंदर जो ग्रे और हल्का सा ब्लैकिश ब्लैकिश जो मैटर है ना, वो क्या है बताइए। वो हमारा ग्रेफाइट है। और वो किसका किसका एलोट्रोप है, कार्बन का। तो कार्बन एज अ ग्रेफाइट मिलता है। ऐसे ही आपने डायमंड देखे होंगे, तो कार्बन एज अ डायमंड मिलता है। ऐसे ही एक फुलरिन एक कंपाउंड है, उसकी फॉर्म में भी कार्बन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और आप समझ सकते हैं कि हर एक वो चीज़ जो हमारी अर्थ पे है, जिसको हम जलाएं और जलने पे जो ऐश में कन्वर्ट हो जाए, ऐश बनाती हैं, क्या कहलाता है वो, कार्बन। हम भी इंसान की बात करो, जलने के बाद वो भी ऐश बन जाता है। हमारे पेड़ पौधे, हमारे प्लांट्स वगैरह, लकड़ी जलने पर भी ऐश बन जाती है। तो जो चीज़ ऐश में कन्वर्ट हो जाती है जलने के बाद, कंबशन के बाद, तो वो कार्बन से बनी हुई है ना। देखो, हम सुबह उठने से लेके सोने तक काफ़ी सारी अनगिनत ऐसी चीज़ों का यूज़ कर चुके होते हैं जो कार्बन से ही बने हुए हैं। तो कार्बन काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल है। वर्सटाइल होता है मतलब इसका अकरेंस हर तरफ है, हर तरफ है ना। देखिए, आप सुबह उठते ही आपको क्या चाहिए होता है, चाय चाहिए होता है। बताइए, चाय जो चाय है वो उसमें क्या है, मिल्क है। उसमें आपने चाय की जो लीव्स यूज़ की है, टी लीव्स जो यूज़ की है वो बताइए, टी लीव्स किसका पार्ट है, प्लांट का। प्लांट की ही लीव्स है ना। तो प्लांट के तो सारी चीज़ें क्या है बताइए, कार्बन की बनी हुई है, ठीक है। आपका जो मिल्क है ना, तो बताइए मिल्क में क्या है, ग्लूकोज है। मिल्क में ग्लूकोज होता है, मिठास होती है ना। तो वो भी किसका बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है। और आप सब देख सकते हैं, आप उसमें शुगर ऐड करेंगे, शुगर वो भी ग्लूकोज है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आप खाना खाते हो, आप कपड़े पहनते हो, आप कपड़े ओढ़ते हो, ठीक है ना। अभी सर्दियाँ चल रही है तो आप ओढ़ने में जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो, सारे का सारा टेक्सटाइल किसका बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है। तो खाने पीने की चीज़ों से लेके हर चीज़ में क्या है, कार्बन है। हमारी सब्जियाँ, दालें, सब में क्या है बताइए, सब में कार्बन ही कार्बन है मेरे दोस्त, है ना। तो कार्बन काफ़ी वर्सटाइल है, हमारे डेली लाइफ में इसका काफ़ी यूज़ है। देखिए, पढ़ते हैं। In the last chapter we came to know a compound of importance to, many compound of important to us. In this chapter we study about some more interesting compound and their property. तो यहाँ पर भी हम कुछ कंपाउंड पढ़ेंगे एंड वी शेल बी लर्निंग अबाउट कार्बन। लेकिन हम केवल यहाँ पर कार्बन को लेके बात करेंगे, है ना। इसके इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे एज अ एलिमेंटल फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में, इसके सिग्निफिकेंस हम जानने वाले हैं, ठीक है। ये वही बोल रहा है कि आप सुबह उठते हो, उससे लेके सोने तक, है ना। सुबह से आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ की, उसकी लिस्ट बनाओगे तो आपको पता लगेगा कि हर चीज़ किसकी है, कार्बन की, है ना। जैसा कि हमने बताया, खाना पीना, चाय, है ना, कपड़े, ये सब चीज़ें किसकी बनी हुई थी, कार्बन की। आप मान लो ब्रेड खाते हो, वो भी कार्बन का बना हुआ है, क्योंकि वो भी किस में, उसमें क्या है, आटा। आटा खुद क्या है बताइए, आटा भी कार्बन है ना। तो अ, वही बोल रहा है, लोग एट द आइटम इन द लास्ट कॉलम अबव, जो आप वहाँ पे भरोगे ना, जो फिल करोगे, उसमें मोस्ट ऑफ किसके बने होंगे, कार्बन के बने होंगे। इससे हमें पता लगेगा कि कार्बन का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। तो देखिए, क्या क्या कार्बन के हो सकते हैं, क्या क्या कार्बन का बना हो सकता है। देखिए, हमारे फूड, हमारे क्लोथ्स, हमारे मेडिसिन्स, हमारी बुक्स और
और भी कई सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे लिखने वाले हैं, वो सारे हमारा जो भी मिल्क वगैरह जो भी आप खा रहे हो वो सब चीज़ें है ना, ब्रेड वगैरह सब कुछ। तो इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड, तो हम कह सकते हैं कि ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। ज़्यादातर जो लिविंग स्ट्रक्चर्स है वो कार्बन बेस्ड होती है। प्लांट्स मान लो, हम मान लो, कोई भी इंसेक्ट, कोई भी ऑर्गेनिज्म, सब क्या है, कार्बन बेस्ड है। द अमाउंट ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमोसफेयर इज क्वाइट बिगर। ये बोल रहा है जो कार्बन प्रेजेंट है ना भैया, कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट पे और एटमोसफेयर में, कैसा है, क्वाइट मीगर। कैसा है, कम है, कम है, बहुत ही कम है, क्वाइट मीगर। द अर्थ क्रस्ट द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली, अर्थ क्रस्ट में कितना कार्बन है, केवल अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ द मिनरल। तो बताइए अर्थ क्रस्ट में जो हम देखो, जो भी हम मिनरल्स वगैरह निकालते थे ना वहाँ पे पीछे, ओर्स वगैरह निकालते हैं जिसमें मेटल्स निकालते हैं, मेटल्स अलग कर लेते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन के थ्रू, है ना। तो कार्बन ही मिलेगा आपको अर्थ क्रस्ट में, किसकी फॉर्म में बताओ, कितना परसेंट मिलेगा, 0.02% मिलेगा अर्थ क्रस्ट में। किस फॉर्म में, कार्बोनेट की फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की फॉर्म में, या तो कार्बोनेट की फॉर्म में, या हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में, या फिर कोल की फॉर्म में, या फिर पेट्रोलियम की फॉर्म में। तो आपका पेट्रोल, आपका कोल, कोयला, ये सब भी क्या है, कार्बन ही तो है। अरे सबसे सिंपल एग्जाम्पल तो यही आता है ना, कार्बन क्या है, कोयला, ठीक है। तो ये कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों की फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है। मेटल्स भी क्या बनाती है, मेटल के कार्बोनेट होते हैं, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं ना। जैसे मान लो Mg, मैग्नीशियम, ठीक है, MgCO3, और बताइए MgH, और बताइए मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है ना। तो कैसे बनेगा, MgHCO3, ठीक है, H2CO3 होता है ना। तो एक तो हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी होगी और एक इससे पूरी हो गई, ठीक है। लेकिन Mg की दो होती है, तो ये हम नहीं कर सकते। यहाँ पे हम करेंगे KHCO3, ये क्या हो गया, पोटेशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ठीक है, पोटेशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। MgKH नहीं हो सकता, ये Mg की तो वैलेंसी 2 होती है, तो पूरा फिल कर देगा। हम क्या लेंगे, KHCO3, ये मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, मतलब पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। और MgCO3 ये क्या है बताइए, मेटल का कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो देखिए कार्बोनेट की फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में, पेट्रोल की फॉर्म में और कोल की फॉर्म में मिल सकता है। और एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में मिलेगा बताइए, एटमॉस्फेयर में मिलेगा कितना परसेंट, पहली बात 0.02%। अर्कश में कितना मिला सर, 0.02%, एक तो ये याद कीजिए। और सर हमारा जो एटमॉस्फेयर है, मतलब देखो हम सांस ले रहे हैं कहाँ से, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसे से ले रहे हैं ना, तो उसमें कितना परसेंट कार्बन है, 0.03%। कितना है, 0.03%। और ये अच्छा है कि कम है, अच्छा है कि कम है, 0.02, 0.03 बहुत कम है ना, आपको लग रहा हो इतना कम है, फिर इतना वर्सटाइल कैसे है भैया। अर्थ क्रस्ट में कम है और हमारे एटमॉस्फेयर में कम है। लेकिन हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनमें ज़्यादा है, उनमें तो है पूरा, वो उनमें तो वही है, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छा है कि अर्थ क्रस्ट में भी कम है और हमारा एटमॉस्फेयर में कम है, मेन तो वो याद रखना है आपको। तो एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन मिलता है, किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड। अरे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अच्छी थोड़ी ना है, हम तो खुद चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम हो। ये बहुत सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है ना, ये सब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आप लोग सुना होगा ना आपने, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ये सब देखा होगा आपने, जो ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीज़ें हम चाहते हैं कि CO2 का इमिशन कम से कम हो। तो हमारे लिए तो अच्छा है नहीं CO2, तो हम चाहते हैं कि कमी हो। इन द स्पाइट ऑफ दिस ऑल स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बन अवेलेबल इन नेचर, तो इसके बावजूद कि ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, फिर भी इसका जो इम्पोर्टेंस है सीम्स टू बी इमेंस। इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा है भैया इसका इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में, तो है ना। भले हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है ये एटमॉस्फेयर में, लेकिन हमारे डेली लाइफ में काफ़ी यूज़फुल है। इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है जो इसको यूज़फुल बनाती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखो कार्बन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे पहले, कि कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। कार्बन CO2 की फॉर्म मिलता है एटमॉस्फेयर में, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल, पेट्रोल की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में मिलता है, ठीक है। 0.02% अर्थ क्रस्ट, एटमॉस्फेयर में 0.03%। तो बॉन्डिंग इन कार्बन, पहली प्रॉपर्टी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन की नेचर है कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। पिछले वाले चैप्टर में आप पढ़ के आए हो कि जो मेटल और नॉन मेटल जब एक दूसरे से जुड़ती है तो कौन से कंपाउंड बनते हैं बताइए, आयोनिक। कैसे,
आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। और आयनिक कंपाउंड की आपने क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि आयनिक कंपाउंड में प्लस और माइनस आयंस के बीच अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, हाई होते हैं। इसीलिए हमने पढ़ा था वहाँ पे कि इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है। और हमने क्या पढ़ा था बताओ, इनको हीट करना मतलब इनको ब्रेक करना है, इनको तोड़ना है तो हमें हीट देनी पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। और हमने पढ़ा था कि ये कैसे होते हैं बताइए, ये सॉलिड होते हैं। कैसे होता है सॉलिड, क्यों, क्योंकि इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, ठीक है। और सोल्यूबल होते हैं, ये पढ़ा था हमने, घुलने पर आयन में डिजोल्व जाते हैं, डिजोल्व होकर आयन रिलीज कर देते हैं तो कंडक्टर होते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज़ आयनिक कंपाउंड की थी। अगर आप आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ अभी याद है आपको, तो आप उसका अपोजिट कर देंगे, वो क्या हो जाएगी, कोवलेंट कंपाउंड की। कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाला कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड बनाने वाला कंपाउंड आयनिक कंपाउंड। तो या तो आप आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ बताओ या आयनिक कंपाउंड की बताओ, बात एक ही है। यहाँ पर आप कोवलेंट बॉन्ड कहो या कोवलेंट कंपाउंड कहो, बात एक ही है। तो देखिए कार्बन बनाता है हमारा कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड। वी सो आयनिक कंपाउंड हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट, वहाँ पढ़ा था हमने कि आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों, क्योंकि बताइए वहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। क्योंकि देखो मेटल्स कैसे आयन बनाती है, पॉजिटिव आयन, मेटल पॉजिटिव आयन, जबकि नॉन मेटल कैसे आयन बनाती है, नेगेटिव आयन। दोनों के बीच क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, इसलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है। और वो क्या करते हैं, डिसोल्व होकर आयन रिलीज कर देते हैं। इसलिए क्या दिखाते हैं, कंडक्टिविटी, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, किस फॉर्म में, सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में, ठीक है। कौन, आयनिक कंपाउंड। यहाँ बात करते हैं द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टीज़। तो ये जो प्रॉपर्टी है समझी जा सकती है किसके बेसिस पे, उनके बॉन्ड के नेचर के बेसिस पे, नेचर की उनके बॉन्ड की नेचर के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी समझी हमने कि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सॉलिड स्टेट में पाई जाएंगे। डिजोल्व होकर आयन रिलीज कर देते तो क्या होते हैं वो, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन अपन को क्या पढ़ना है यहाँ पे, कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। तो मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो कंडक्टर हैं अच्छे, ये कैसे होंगे, अच्छे कंडक्टर नहीं होंगे, पुअर कंडक्टर होंगे। ये आयन रिलीज नहीं करते डिजोल्व होकर के, है ना, अपोजिट कर देना है। ऑन द बॉइलिंग एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड वी फाइंड दिस कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। भैया आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, लेकिन कार्बन कंपाउंड का कम होगा, याद रखिएगा। जो जो उसकी प्रॉपर्टीज है उससे उल्टा करते जाइए, कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी आ जाएगी। दोनों एक साथ याद कीजिए, इधर लिखिए आयनिक, इधर लिखिए इधर लिखिए कोवेलेंट, क्या लिखेंगे, कोवेलेंट। तो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, या आयनिक कंपाउंड या कोवेलेंट कंपाउंड। तो देखो इधर ऐसे दोनों के बीच डिफरेंस आप कर सकते हो कि ये अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते। रीज़न क्यों, क्योंकि ये डिजोल्व होकर आयन रिलीज करते हैं, आयनिक कंपाउंड ये रिलीज नहीं करते आयन्स, इसलिए वेट कंडक्टर होते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा इनमें जो आयन्स होते हैं, मतलब जो अपोजिट आयन्स हैं उनके बीच हाई अट्रैक्शन फोर्स, हाई अट्रैक्शन बॉन्ड होता है। तो इसलिए ये जो होते हैं ये सॉलिड होते हैं, साथ में ये जो होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है। जबकि यहाँ पर आयंस नहीं होते अपोजिट आयन, तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है। और ही प्रॉपर्टीज़ है वो आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। पढ़ते हैं अभी आगे। आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल बताइए क्या हो जाएंगे, आयनिक के NaCl हो जाएगा, है ना, CaCl2 हो जाएगा, ठीक है। जबकि इसके क्या हो जाएंगे, मेथेन CH4 हो गया, मेथेन CH4 को बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया बताइए, अपने कार्बनिक कंपाउंड का। यह CH3COOH, एसिडिक एसिड, एसिड बेस याद आ रहा है, ये भी किसका कंपाउंड है बताइए, कार्बन कंपाउंड। कार्बन जहाँ भी आ जाए वो कार्बनिक कंपाउंड ही है। तो देखिए इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे, क्या होंगे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो लो होंगे। देखो लिखा हुआ है लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे, ठीक है। वी कैन कैलकुलेट द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों, रीज़न क्या है, कार्बन कंपाउंड का क्वेश्चन है, कार्बन कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों, क्योंकि उनके बीच उनके जो क्योंकि उनके जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है उनके बीच, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स नहीं काम करता मोलिक्यूल्स के बीच, इसलिए वो कैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है लो। सिंस दिस कंपाउंड आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और डिजोल्व होकर आयन रिलीज नहीं करते, इसीलिए क्या होते हैं ये कंडक्टर भी नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। विल अंडर अबाउट द देखो यहाँ पे आपको क्या दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं किनके बताइए, हमारे
कार्बन कंपाउंड के देखो लिखा हुआ है, अगर उन्होंने टेबल बनाई है तो लिखा हुआ है क्या, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब कार्बन कंपाउंड्स। तो आपको एग्जांपल देखिए दिखाया है कि देखिए कितने कम है। एसिडिक एसिड CH3COOH, आप एसिड बेस में पढ़ के आते हो, वीक एसिड है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है देखिए, मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 391 है ना। क्लोरोफॉर्म भी क्या है, कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन आ रहा है, दिख रहा है आपको कार्बन, CHCl3 याद कर लीजिए अभी, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। इसको ये बेहोश करने में काम आता है क्लोरोफॉर्म, है ना। एथेनॉल CH3CH2OH है ना, C2H5OH बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो CH3CH2OH याद रखिए, एथेनॉल का फॉर्मूला है, एल्कोहल इसी को बोलते हैं, है ना। तो यही होता है वो नशीला पेय पदार्थ, है ना, एल्कोहल। तो बताइए इसका भी क्या है, वही 351 के आसपास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। और यहाँ पर देखिए क्या है, 156। मेथेन CH4, मेथेन का फॉर्मूला है CH4, तो 90 और 11। तो ये आप ऐसा भी नहीं याद नहीं करना है, ये बस आपको आपको क्या याद कर लेना है, इनके फॉर्मूलाज है ना, इनके फॉर्मूलाज आपको याद कर लेना है, ठीक है। मेथेन CH4 होता है, CH3COOH एसिटिक एसिड है, C2H5OH या CH3CH2OH क्या है, एथेनॉल है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, हो गया। देखो कार्बन कौन पीरियोडिक टेबल में कौन से नंबर पे आता है, याद रखिए, एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। एटॉमिक नंबर क्या है, 6 के साथ क्यों याद करवा रहे हो, अरे आप 10th में हो तो आपको 20 तक तो याद होगा ही सही ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, ठीक है। आगे चलते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। 20 तक हो गया। तो देखिए ये जो हमने एलिमेंट्स, ये टेबल हमने बोली है, तो ये आपको आनी चाहिए, है ना। किस में काम आएगा सर, ये आएगा अभी कन्फिग्रेशन लिखेंगे, और आपने पीछे वो पढ़ा है ना मेटल और मेटल, तो वहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाई है, कब बना पाते हैं, जब आपको पता होता है कितने नंबर पे आता है। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर आपको पता होगा ना, तभी आप क्या पता कर पाएंगे, तभी आप उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर पाएंगे, और तभी आप इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट्स में फिल कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख पाएंगे, और तभी स्ट्रक्चर बना पाएंगे। तभी तो पता लगेगा आपको कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। मतलब आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन को फिल करने, आउटर शेल को कम्प्लीटली, आउटर ऑर्बिट्स को कम्प्लीटली फिल करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड होती है ना, वही क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको पीछे पढ़ाया है हमने, और स्ट्रक्चर आप बनाते हो, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, तो कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। वाट वुड बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल ऑफ कार्बन, तो किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा। देखो कार्बन 6 पोजीशन पे आता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर 6 है, पीरियोडिक टेबल में 6 पोजीशन पे आता है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6। याद रखिएगा, जितने एटॉमिक नंबर पे आए उतने ही क्या लेना है आपको, इलेक्ट्रॉन लेने हैं। पीछे पढ़ के आए थे हम लोग, ये तो सीखा है हम लोगों ने। अब आपको कम्प्लीटली आपको क्या करना है, इसका कन्फिग्रेशन लिखना है। तो देखो इसके जो शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स कैसे बनाते हैं, देखो तो देखो KLMN, ये 4 हमारे पास क्या है बताइए, ये 4 हमारे पास ऑर्बिट्स। इसमें क्या क्या होता है, इसमें देखो, इसमें के वाले में एक क्या होता है, एक शेल होता है, इसको भरने के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल वाले में कितने आएंगे बताइए, 3। एल वाले में 3, एम वाले में 3, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, नहीं इसमें होगा 4 बॉक्स, इसमें भी क्या होगा 4। तो याद रखिएगा, के वाले में एक शेल होता है, एल वाले में 4, एम वाले में भी 4 शेल होते हैं, एन वाले में कितने होते हैं मेरे भाई, 9। कितने शेल होते हैं, कितने बॉक्स होंगे, 9। याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मान लीजिए 9 बॉक्स होते हैं इसमें, तो इसमें 9 बॉक्स है, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 1 बॉक्स है। तो बताओ एक बॉक्स में, एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पर 2, यहाँ पे 2 की कैपेसिटी है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको ये नंबर ऑफ बॉक्स तो याद रखने ही है, साथ में आपको पता होना चाहिए KLMN। इस तरीके से हमने इनको बांटा। तो इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, के में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8, एम में भी 8, के में 2, एल में 8, एम में 8, और एन में हमारे पास आते हैं 18। क्यों, क्योंकि 9 क्या है हमारे पास, इनके शेल है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बताओ
8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बताइए 9 हमारे पास शेल हैं, तो हर एक में 2 आ सकते हैं, तो इसमें कितने आएंगे 9 में 18। ऐसे बताइए इसकी साइज, इसके कितने शेल हैं 4, तो 4 में कितने आ जाएंगे बताइए, एक में 2 तो 4 में 8। ऐसे ही बताओ सेम ऐसा कैसा कौन है, एल वाला, और के वाला क्या है, एक सिंगल शेल है, तो इसमें 2 आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको भरना होता है। तो याद रखिएगा, अब हमारे पास आपको ये दिमाग में रखना है, दिमाग में चलना चाहिए, है ना। 6 टोन होते हैं किसके पास, कार्बन के पास, भरने हैं हमें। तो पहले वाला आता है के वाला बॉक्स, उसमें भर दिए, 2 आ सकते हैं, भर दिए, हमारे पास 6 हैं तो हमने 2 उसमें भर दिए हैं। आइए अब हमारे पास 4 बचे हैं, तो के पूरा भर चुका है। अब आएंगे एल पे, एल में कितने बॉक्स होते हैं 4। ठीक है, 4 में कितने आ सकते हैं 8। हमारे पास कितने बचे हैं बताइए, 6 में से 2 भर दिए, 4 बचे हैं। ठीक है, इस तरीके से है ना, वो इस तरीके से होगा, के बाद एल। ठीक है, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, भरना है, 1 2 3 4 भर दिए। देखो पहले हर एक बॉक्स में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरना होता है, पहले इसमें एक भरा, इसमें एक भरा। जब तक कि सारे शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा था तब तक पेयरिंग नहीं करते, तब तक डबल डबल नहीं भर सकते। मतलब पहले सब में सिंगल सिंगल बांटो, उसके बाद अगर भर गए हैं तो फिर आप डबल डबल रख सकते हो। ठीक है, तो पहले हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 ही बॉक्स थे, चारों में एक रख दिया। तो बताइए यहाँ पर कंप्लीटली क्या भर दिया हमने, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिए। तो 4 तो आ गए एल में, 2 आ गए थे के में। के तो पूरा भर गया, 2 भर सकते थे। एल में 8 आ सकते हैं, हमने कितने भरे 4। तो पूरा भरने के लिए कितने चाहिए, 4 और चाहिए भैया, तब जाके पूरा भरेगा। तो इसीलिए कार्बन के आउटर शेल में कितने पेयर इलेक्ट्रॉन है, कितने अनपेयर्ड हैं, अनपेयर्ड कितने सर, के वाले तो पेयर्ड हैं, दोनों भरे हुए हैं, 2 आ सकते हैं, दोनों भर दिए तो ख़त्म है। तो जो फुलफिल है ना उसकी बात नहीं करनी। बताइए आउटर शेल कौन सा है, एल वाला, क्योंकि के तो पूरा भर गया है। आउटर शेल के बाद एल वाला। मैं पूछूंगा एल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है सर, 1 2 3 4। 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अनपेयर्ड है, जिनका पेयरिंग नहीं हुआ, डबल नहीं हुए हैं, है ना। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उन्हें गिनना है, वही क्या होंगे बताइए, वही होंगे आपकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ये आप ये सकते हैं, ये कह सकते हैं कि इस एल वाले को कम्प्लीटली फिल करने के लिए कितने और चाहिए, तो 4 ही चाहिए। तो इसीलिए जितने चाहिए हों या जितने हों वो क्या कहलाते हैं, उनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इसीलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, मतलब कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए जो आ जाएंगे, तब कार्बन का जो आउटर वाला शेल है, जो आउटर ऑर्बिट है वो पूरा भर जाएगा, है ना। एल वाला, एल वाले में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 होते ही उसका काम पूरा होगा, वो भी कम्प्लीटली भर जाएगा। तो हर एक जो एटम होता है ना वो अपना कन्फिग्रेशन नोबल गैस जैसा करना चाहता है, इसीलिए और नोबल गैसों का आउटर ऑर्बिट और सारे शेल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। तो सारे के सारे एलिमेंट जो भी एटम्स है ना, जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, वो सारे के सारे कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्या चाहते हैं वो भी, और नोबल गैसों की तरह, नोबल गैसेस की तरह अपने आउटर शेल्स को या अपने ऑर्बिटल्स को पूरा भरना चाहते हैं, उनको ही तरह बनना चाहते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस का जो आउटर ऑर्बिटल होता है सारे शेल भरे हुए होते हैं, इसीलिए कार्बन भी अपने अपने शेल को भरने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना चाहता है, इसीलिए उसकी वैलेंसी 4 है। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयरिंग कर लेता है, और याद रखिएगा कार्बन तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, कोवेलेंट, है ना। को का मतलब साथ रहना है, तो भैया जिससे भी इलेक्ट्रॉन लेगा ना, छीनेगा नहीं, साथ में रखेगा, शेयरिंग करेगा, है ना। कंप्लीटली राइट नहीं लेता भैया, ये क्या करता है बताइए, ये केवल शेयरिंग करवाता है। तो कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। जब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, याद रखिएगा, है ना। तो बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी आएगी 6। कैसे सीखा हमने, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या था 6 था, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा क्या था 2 और 4 था। ठीक है, के में 2 भर दिए, एल में 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन फ्री थे, अनपेड थे, फ्री थे। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब उनके पास क्या है, पेड नहीं है, तो फ्री है। वाट वुड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस सेल ऑफ कार्बन, तो हमने बता दिया 2 और 4 है। हाउ मैनी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन विल हैव कार्बन, कितने हैं बताओ, 4, 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, पढ़ लिया हमने अभी। We know that the reactivity element is explained as the tendency to attain the completely filled outer shell। तो जो रिएक्टिविटी होती है ना किसी भी एलिमेंट की, वो क्या होती है, किसी भी एटम की या एलिमेंट की रिएक्टिविटी क्या होती है, द टेंडेंसी टू अटेन द कम्प्लीटली फिल्ड आउटर शेल। जो टेंडेंसी होती, जो रिएक्टिविटी होती है, वो टेंडेंसी है किसी भी एलिमेंट की कि अपना आउटर शेल कम्प्लीटली फिल कर सके।
देट इज़ अटेन नोबल गैस कन्फिगरेशन, वो क्या गेन कर सके, नोबल गैस कन्फिगरेशन, क्योंकि नोबल गैस का जो आउटर शेल है कम्प्लीटली भरा होता है। एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड कैसे गेन करते हैं नोबल गैस का कन्फिगरेशन, वो या तो छीन लेते हैं किसी से या फिर दे देते हैं, टोटल लॉस कर देते हैं, या तो छीन लेते हैं या फिर हार जाते हैं, तो वो करते हैं आयनिक कंपाउंड। जबकि कार्बन अच्छे नेचर का है भैया, वो शेयरिंग करना जानता है, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं कार्बनिक कंपाउंड में। इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल एंड नीड टू गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कन्फिगरेशन। तो बताइए, इसको या तो 4 चाहिए या फिर 4 छोड़ देगा, किसी को बांट देगा, लेकिन नहीं करता है ना। तो ना तो किसी से छीन के लाता है, ना अपने को लॉस करता है, नहीं अपने को गवाता भी नहीं है और ना किसी से लेके आता है, शेयरिंग करना है, शेयरिंग करता है। तो यहाँ पे रीज़न है कि क्यों ये गेन नहीं करता और क्यों ये लॉस नहीं करता। देखो, कोई भी जो एलिमेंट होगा वो अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इस क्या बनाता है, वो बनाता है केटाइन। क्या बनाता है, केटाइन, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी को दिखाते हैं प्लस से, क्या क्या बोलते हैं उसको, केटाइन। और अगर किसी से ले लिया, छीन लिया, किसी से ले आया छीन करके, तो बनाता है एनायन, मतलब नेगेटिव आयन, क्या बोलते हैं, एनायन। तो कार्बन ना तो एनायन बनाता है ना केटायन बनाता है। रीज़न बेस्ड क्वेश्चन में ये आ सकते हैं, तो आपको इसके रीजंस यहाँ पे हैं। क्लास हो चुकी है 25 मिनट की, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। रुकिएगा, अगर हुआ तो कंटिन्यू करेंगे, वरना 25 मिनट की क्लास आप आज के लिए रखिए, ठीक है।